अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ, मैं हूं अली सरवर। अमरीकी सदर का ईरान की फ़िज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का भी मुतालबा कर दिया है। ईरान का साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी अमरीका से अच्छा सामान नहीं बना सकता, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और अब देखते हैं कि ईरान पर इसराइली हमले असल वजूहात क्या हैं, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जनाब क्या वजह थी कि ये इस तरह के हमले किए गए हैं। और ट्रंप का G7 इलामी पर दस्तखत से भी इनकार किया है। ट्रंप ईरानी हुकाम से जल्द मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। इंतज़ामिया को एहतमाम करने की भी उन्होंने हिदायत की है, लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं कि जी हथियार डाल दें, क्योंकि अब हमारा फ़िज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है। और ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो हमारे निशाने पर हैं, लेकिन अभी उन्हें मारना नहीं चाहते, जब चाहेगा उनको निशाना बना सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन चूँकि इससे पहले जो निशाना बनाए गए हैं उनके आर्मी चीफ और दीगर लोग, तो जिसकी वजह से दुनिया को ये लगता है कि जी ये सही कह रहे हैं। ईरान का इसराइल पर नया हमला हुआ है। स्ट्रेटजिक अहदाफ पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने दाग दिए हैं। नए ईरानी हमले के बाद तेल अवीव में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल हो गया है और सायरन बजाए जा रहे हैं। बहुत बड़ी और अहम खबर ज़ाहिर आजकल यही है, और बात हम ये भी करेंगे कि आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका के हवाले से, वहाँ उन्होंने कम्युनिटी से ख़िताब भी किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत थी मखसूस नशस्तों के हवाले से। पंजाब के बजट पर तो बहस हो ही रही है और कहा जा रहा है जनाब इस सारा बजट किस तरह का पेश किया गया है। गो कि उनका दावा है कि इसमें कोई नया टैक्स हमने आयद नहीं किया। बलूचिस्तान असम्बली में भी नया बजट पेश कर दिया गया, जबकि सिंध असम्बली में गुज़श्ता रोज़ भी बड़ी कशीदगी रही। MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने रहे। आज भी बड़ी धुआंधार किस्म की तकारीर हुई हैं, और ये क्या सारा मामला है ये बात भी होगी। और बात होगी खान साहब की। खान साहब का बयान आज बड़ा अहम सामने आया। उन्होंने कहा जी आलमी हालात के बायस एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर रही है PTI। बानी PTI का इसराइल के बारे में क्या मौक़िफ़ है ये सारी दुनिया जानती है, ये PTI वाले कह रहे हैं। और कह रहे हैं नेतन्याहू का नाम लेकर उन्होंने कंडेम किया था 2024 में, और अब तो चूँकि वो जेल में। और जबकि वो कह रहे हैं जी मियाँ साहब ने तो आज तक नाम ही नहीं लिया। मियाँ साहब ने तो खैर मोदी का नाम भी नहीं लिया। लेकिन बारह इसमें सर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नवेद ज़ोहरी साहब, सीनियर तज्ज़ेकार हैं, दानिश बहुत शुक्रिया। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ साहब तज्ज़ेकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जनाब, अमरीकी सर का ईरान की फ़िज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल का एक तो दावा, और फिर वो कह रहे हैं ईरान से कि हथियार डाल दे, गैर मशरूत तौर पर डाल दे अगर बचना चाहते हैं। और साथ साथ तेहरान में जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनसे भी कहा है कि आप इनखला कर लें, यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि बहुत बुरा होने वाला है। क्या कहेंगे सर, इससे बुरा क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अमरीकी सदर को ये बात करने से पहले सोचना चाहिए था कि उनका और ईरान का क्या मुकाबला। अगर बात करते तो इसराइल और ईरान के मुकाबले की बात करते तो वो सब दुनिया ने देखा जो भी कुछ हुआ। और अगर उसमें से भी अगर अमरीकी मदद माइनस कर ली जाए तो आज इसराइल का जो हाल होता वो सब देखते। कहाँ अमरीका सुपर पावर, दुनिया का जदीद असला बनाने वाला, और उसके इत्तेहादी भी सुपर पावर जैसे, लेकिन दूसरी तरफ जज्बा है, ईमान है। और इस तरफ ईरान जिसमें 40 साल से पाबंदियां लगी हुई हैं, पता नहीं कहाँ से आइसोलेट किया हुआ है, लेके वो ये अपने आप को उसने समेट के रखा हुआ है। उसके बावजूद भी वो जिस तरीके से मुकाबला कर रहा है, तो यही कह सकते हैं जो आपने कहा कि जज्बा ईमानी और बहादुरी और शहादत की आरज़ू, ये वो चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं है। उनके पास है असला, उनके पास बहुत है, लेकिन उनके पास ये नहीं है जो इनके पास है। और देखिए, अगर इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? फर्क तो देखिए, जब तक अमेरिका बराबर खुद कूद जाए। अभी कूद नहीं पड़ा, अभी कूदा नहीं। इसराइल की ख्वाहिश ज़रूर है। देखिए, इसराइल की ख्वाहिश है, क्योंकि इसराइल के हाथ से निकलता जा रहा है। कल रात जो ईरान ने हमले किए हैं, और आज की रात तीसरी रात होगी जो इसराइली बंकर्स में गुजारेंगे। और वहाँ पे कोई 23 बंकर्स बनाए हुए उन्होंने, पहले से उनको पता था कि उनके साथ दुनिया में क्या हो सकता है। बंकर्स में गुजार रहे हैं, उनके यहाँ भी खंडरात नज़र आने शुरू हुए हैं। उनके यहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है, मगर वो उधर मीडिया का ब्लैकआउट है, वो वही दिखाते हैं जितना दिखाना चाहते हैं। उधर आज़ाद मीडिया तो नहीं है ना। तो इसके बाद ही ट्रंप को ये बयान इसलिए भी देना पड़ा कि वो थोड़ा सा ईरान को बैकफुट पे लेके जाना चाहते हैं। आयतुल्लाह के लिए भी उन्होंने ऐसी बात की, और ये भी बोला कि तेहरान से निकल जाओ। ये सब एक
वॉर टैक्टिक्स होती हैं जो वॉर टैक्टिक्स है, अब तो करके दिखा रहे हैं वो अभी तक करके नहीं दिखाया था ना उन्होंने जोहरी ईरान पे। साइंसदान, आर्मी चीफ, वो तो देखिए सरकारी टीवी, हाँ, तो उसके बाद उन्होंने भी किया ना, कभी नहीं वो शायद भी कर रहे कभी हैं, हुआ था। वो भी कर रहे हैं, उनकी जगह बिल्कुल उन्होंने- भरपूर जवाब दे रहे हैं। हाँ। हम तो जाहिर है ईरान के लेकिन अखलाकी अगर तौर पे अमेरिका भी कूदा हर तो तरह फिर से साथ है। अमेरिका कूदा तो देखो ईरान के पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो वहाँ अमेरिका जाके थोड़ी उन पे हमला करेगा। वो ईरान है, वो कुछ भी कर सकता है। हथियार डालने की तारीख नहीं है ईरान की, 10-10 साल जंग लड़ी है उसने, हथियार डालने की तारीख ईरान की नहीं है। लेकिन खुदा ना खाता मुझे वही खदशा जो मैं कल कहता, ये ना हो अगर जंग तूल पड़े और अमेरिका कूद पड़े तो ईरान अमेरिकी के जो इत्यादी हैं, जहाँ अमेरिकी फौजी मुकीम है, कहीं वहाँ ना हमला कर दे, वो उसको बड़ा आसान रहेगा। इसराइल को मारना और उनके करीब करीब मुल्कों में अमेरिकी फौजी कैंपों पे मारना उसको लिए तो बहुत वहाँ से वो भी तो हमला कर सकते हैं, एक तरफा देख रहे हैं आप। नहीं, वो ईरान ये कभी नहीं करेगा। ईरान तभी करेगा जब अमेरिका कोई मैसिव अटैक ईरान पे खुद अमेरिकी तैयारों के जरिए या अमेरिकी मिसाइलों के जरिए करे, तो उसके जवाब में ईरान ये कर सकता है, क्योंकि वो तो उसके पास तो खोने को कुछ नहीं है, वो तो फिर हर ऑल आउट जाएगा ना। तो ये जंग फिर बहुत खतरनाक हो जाएगी, बहुत खूनी हो जाएगी। अच्छा, ये सब कुछ होता अब रहेगा। तक इतनी खूनी नहीं है, लेकिन फिर बहुत ज्यादा खूनी हो जाएगी। अनिस मंत्री से जो नक्शा खींच रहे हैं जुबैरी साहब, ये सब कुछ होता रहेगा, हम आप बातें करते रहेंगे, मुसलमान 56 ममालिक बैठकर देखते रहेंगे और यही होगा। बहुत शुक्रिया अली। जिस तरीके से बड़े मोहतात तरीके से नवेद भाई ने बात की है कि अमेरिका कूद जाएगा तो ऐसे होगा तो वैसे होगा, तो मेरे मोअज़्ज़ज़ नवेद भाई सिर्फ ये बताएं कि ट्रंप ने अभी स्टेटमेंट दिया कि उसने ये नहीं कहा कि इजराइल का कंट्रोल है, उसने कहा ईरान की फिजाई में हमारा कंट्रोल है। हमारे से इसका मतलब कौन है? अब आप अलग करके देख रहे हैं इसराइल को। हैरत अंगेज बात ये है आपके मतलब ये किस बात में है? अब अलग है ईरान को अपना इजराइल को अमेरिका को। नहीं, इसराइल और अमेरिका एक ही है, एक ही है। लेकिन अभी तक अमेरिका ने बदाबता खुद हमला नहीं किया। अरे वो क्या कह रहा है? वो लफ्ज़ क्या इस्तेमाल कर रहा है? वो जामर्स करते हैं, वो लगाते हैं, अमेरिका उसको फैसिलिटेट करता है, लेकिन अरे वो कह रहा है हमारा कंट्रोल है, हमारा। देखिए इसका मतलब है वो जंग में बराबर का हिस्सेदार है, तो वो कह रहा है कि हमारा कंट्रोल है। वो ये थोड़ी कह रहा है इजराइल का कंट्रोल है, वो कह रहा है हमारा कंट्रोल है। आप फिर भी मोहतात रवैया अपनाते हैं। नहीं जी, अमेरिका अलग है, जब अमेरिका करेगा तो ये देखा जाएगा, अमेरिका यूं करेगा तो मुझे कोई विजन वो नहीं है। चाहिए, सिटीजनशिप नहीं चाहिए। देखिए, मैं एक तो हम लोग बात कर रहे हैं इम्कानात पर, ठीक है ना, मफरूजात पे कि अगर अमेरिका हमला कर देगा तो ये होगा, अमेरिका आ जाएगा तो ये होगा, अमेरिका ये कर देगा, अमेरिका वो कर देगा। अभी जंग इसराइल से है और अमेरिका उसको फैसिलिटेट कर रहा है, खुद बराह रास्त नहीं तो है। फैसिलिटेशन का मतलब क्या होता है कि पार्टिसिपेट। देखिए बात समझिए, फुल फ्लैश नहीं है। ईरान को ये कौन कह रहा है कि आप हथियार डाल दें गैर मशरूत, वरना तुम्हारे जोहरी तंसीबात निशाने पर हैं, उड़ा कर रख देंगे। तेहरान के शहरियों को खाली करने का कौन कह रहा है? ईरान को खाली करने का कौन कह रहा है? कह रहा है रात को बड़ी बम्बार्टमेंट होगी तब, या वो उसका मैसेंजर आप तस्वीर कर रहे हैं क्या? मैं एक सवाल करता हूँ आप दोनों से। पूरी दुनिया को ये पता है, अगर अमेरिका का कंट्रोल ईरानी फजाइयों पे होता तो मिसाइल नहीं गिर रहे होते। आज भी कई मिसाइल नहीं, कंट्रोल से मुराद ये है कि जिसको चाहते हैं वो निशाना बना लेते गिरे हैं, जिसको चाहते हैं वो निशाना बना लेते हैं। वो बना सकते हैं, उनके पास इतनी ताकत है, वो वर्ल्ड पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। कहाँ अमेरिका का नहीं, तो आप जिस तरह आप अमेरिका को पेश कर रहे हैं सर, इसका मतलब तो ये है कि जमीनी खुदा मानकर सब हथियार डाल दें पूरी दुनिया। मैंने बोला ईरान ने कभी हथियार नहीं डाले, ईरान की तारीख ही नहीं है। ईरान के पास जो जज्बा है, ईरान में जो लोगों में, उधर की आवाम में, उधर की लड़ने वालों में वो शहादत का जज्बा है, वो तो नहीं है ना लोगों के पास। वो तो पेड़ है, लड़ेंगे और उससे भाग जाते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ जो इसके इम्कानात अमेरिका धमकियों में दे रहा है तो बहुत खूनी होगा। ईरान से कोई बैद नहीं कि वो करीब तरीन जो भी अच्छा, इसमें बड़ी अहम बात ये भी है 5,000 10,000 वो कुछ भी नहीं देखेगा। फिर अनिस मंसूरी साहब, मसला ये है जो बता रहे हैं, ये इसमें इसका मतलब ये है कि जब अमेरिका देखेगा कि इसराइल घुटने टेक दिए हैं और हावी हो गया है ईरान, जो कि आज ट्रंप ने मना किया, उसने कहा अब तक तो ईरान का इतना नुकसान कर चुका है इसराइल, वो बहुत लंबी कहानी नहीं है, तबाह बर्बाद। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब वो देखेगा, क्योंकि नेतन्याहू तो बारहा कह चुके हैं अमेरिका को आइए हमारा साथ दीजिए और आप भी साथ साथ जंग में शामिल हो जाइए, आपको लगता है अनकरीब ऐसा होने वाला, या जो ये आखिरी बात आज कर दी है ट्रंप ने
कि अगर मशहूर हथियार डाल दे वरना बुरा होने वाला है, इसका मतलब है कि बस आखिरी 1 आध 2 दिन और चलेगी जंग? देखिए अली, सिफारती सतह पर, माली सतह पर, फौजी अस्करी तौर पर, हर जगह पर आपको मैं मिसाल दे सकता हूं कि अमेरिका ही है, सिर्फ उन्होंने आगे झंडा रखा हुआ है इजराइल का। आप देखिए कौन इस वक्त नेतन्याहू से ज़्यादा ईरान को और पूरी दुनिया को थ्रेट कौन कर रहा है? ट्रंप। सही है, तेहरान खाली करने का कौन कह रहा है? ट्रंप। यानी कि प्रोपेगेंडा वॉर वो स्टेटमेंट दे रहा है। आयरन डोम से लेकर तमाम फैसिलिटीज़ किसके ताउन से आई हुई है? किसकी है? अमेरिकन से। तो कोई इसमें इनकार तो नहीं है ना। मिसाइल टेक्नोलॉजी पूरी किसकी है? स्टेल्थ F-35 किसका है? मतलब आप गिनते जाइए ना, सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी कि तो अगर वो झंडा लगा हाँ भाई वो कर रहे हैं, अच्छा यही तरीक़ेकार इन्होंने पहले भी अपना है कि यार ये तो ये कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन पूरे का पूरा महाज इन्होंने खुद ने खोला हुआ है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम ये जो फ़र्क रख रहे हैं कि अमेरिका इससे हटा हुआ है, देखिए ये सिर्फ इंतज़ार हो रहा है। किस बात का इंतज़ार हो रहा है? देखना यह है कि कौन सी और आलमी ताकतें इस तरफ आती हैं। आज चाइना के बयान को कैसे लेंगे आप? देखिए मैं आपको उसी तरफ ले रहा हूँ ना कि देखिए इस वक्त अमेरिका का कोई भी एक्शन जो है वो अमेरिका उस वक्त तक फ्रंट पे नहीं आना सकता जब उसकी इक्विवेलेंट उसके साथ मामलात ना हो। सेकंड वन जो दूसरी बात यह है कि ईरान भी उसी वक्त अटैक करेगा कि जब उसको ये मालूम हो कि जंग में अब उसके साथ कोई और पार्टनर भी साथ शरीक है। तो दोनों इंतजार कर रहे हैं वक्त का, लेकिन क्या ईरान को नहीं पता कि सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कर रहा है? अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है, उसको भी मालूम है, अमेरिका को भी मालूम है कि वो इंतजार कर रहा है कि किसी और तरफ से क्या एक्शन आता है। तो फिलहाल इस बात का इंतजार हो रहा है। चाइना के बयान का जहाँ नवेद भाई जिक्र कर रहे हैं, देखिए अभी तक ये ममालिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ सामने मौजूद नहीं है कि जिसमें कहा जा सके कि वो फ्रंट पर आकर उनके साथ खड़े हुए हैं या इस जंग का बाकायदा हिस्सा बन चुके हैं, ऐसा नहीं है। देखिए आपको याद होगा कि शाम में जब मसला हुआ था तो शाम में बाकायदा रूस के जहाज़ उतरे थे, शाम में बाकायदा जो वहाँ कार्रवाइयाँ हो रही थी उसमें रूस शामिल था। आज यहाँ पर नहीं है, कल वहाँ होगा। तो कल अच्छा, इसमें बड़ी अहम चीज़ ये भी है जुबैर साहब कि उन्होंने आज नाम लिया ट्रम्प ने कि जी रशिया और कोरिया मदद कर रहे हैं ईरान की। देखिए किधर कोरिया बैठा हुआ है, कोरिया की मदद क्या इनके पास होगी, किस तरीके से स्ट्रेटजी ये पॉसिबल है? इल्ज़ाम लगाना ये दोनों इनके अमेरिका के अलाई नहीं है बल्कि अमेरिका के अगेंस्ट है, उन्होंने उसमें आराम से लगा दिया इल्ज़ाम। चाइना ने जो बोला है कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया बड़े आराम से चल सकती है और बड़ी सेफ चल सकती है, ये एक बहुत बड़ी अपने अल्फाजों में धमकी है अगर अमेरिका समझे तो। और अमेरिका खुल के कह रहे हैं कि हम इसराइल के दिफा में उसके साथ खड़े हैं, मगर ये अटैक की बात कर रहे हैं तो मैंने उसका ही जवाब दिया था कि अगर अमेरिका अटैक में अब शामिल हुआ तो ये जंग फिर खाली इसराइल और ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, आसपास के मुल्कों में जो अमेरिकन कैंप है वहाँ फैलेगी। नहीं तो फिर आप नहीं समझते हैं कि अगर सुपर पावर शामिल हो गया तो फिर एक तरफा हो जाएगी जंग? नहीं, अब देखिए एक तरफा तो होगी लेकिन इतनी नहीं होगी कि वो कुछ भी नहीं मारे। फिर वो जो मारेगा ना वो फिर ऑल आउट मारेगा, मकसद फिर तो ब्रू एंड डाई का मसला आ जाएगा ना। अच्छा, इसमें अनिस मंसूर साहब, अब चूंकि कल भी हमने ये बात की थी कि भाई असल वजह क्या है हमले की। अच्छा, उन्होंने जवाब ये पेश किया है इजराइल, वो कह रहे हैं कि जी पेश की दिफा के लिए ईरान पर हमला किया और ईरान की जौहरी और अस्करी तनसीबात पर हमले नागुज़ीर थे, दुनिया के लिए ख़तरा था ये जो कुछ बनाने जा रहे थे, तो लिहाजा हमने इसलिए हमला किया। नहीं, अगर ये बात दुरुस्त है तो इन्हें सबसे पहले पेशगी हमला जो करना चाहिए वो सूरज पे करना चाहिए। जितनी तेज़ी के साथ गर्मी हो रही है और माहौलियाती तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही है, जितने लोग मरने वाले हैं, तो ये पेशगी है ना भाई कि ये होने वाला है, वो तो हकीकत है, सही है, उधर कर देना चाहिए। अगर इनके पास पेशगी इतला यह है तो इनको चाइना अगली सुपर पावर बनने वाला है, ये इतलात आ रही हैं, तो चाइना को नेस्त नाबूद कर देना चाहिए था। इनको ये मालूम होना चाहिए कि अगले चंद अरसे के अंदर या किसी भी वक्त में रूस जो है वो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी हासिल कर लेगा, रूस को तबाह कर देते, रूस को मार देते। देखिए अली, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजियाँ। ये हमने पहले भी ये बात कही थी कि जिस तरीके से सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया और जो मैस वेपन्स का नाम लिया गया कि बड़े मैसिव वेपन्स हैं उसके पास, और उसके बाद वहाँ पर कर दिया गया, आज तक ये बात केमिकल हथियार कहा गया, आज तक भले दावे कुछ भी किए जाएं लेकिन इस बात के शवाहिद मौजूद नहीं है कि जो ठोस शवाहिद की मैं बात कर रहा हूँ। ये बातें तो हैं कि उस पूरी जो 9/11 हुआ था उसकी पूरी कंस्पायरेसी अफगानिस्तान के अंदर हुई थी, ठोस शवाहिद नहीं थे। सिर्फ अगले चंद घंटों के अंदर फैसला हुआ और वो कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी थी, ना उस वक्त कोई तहकीकात की थी, ना कोई उन्होंने रिसर्च की थी। ये ताकतवर और कमज़ोर का मसला है। मसला यह है कि अपनी ताकतवर सुप्रीमेसी को ज़्यादा से ज़्यादा बरकरार रखा जाए, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हुसूल किया जाए ताकत का।
ये इन्होंने मौका अच्छा जाना, क्योंकि इस वक्त अरब ममालिक एक तरफ मौजूद हैं, लबनान में हिजबुल्लाह को बहुत परेशान कर चुके हैं, यहाँ से इन्होंने गज़ा के अंदर जो पूरी बर्बरियत कर रहे थे उसके ऊपर से तवज्जो हटाने के साथ साथ इनको दूसरा महाजी खोलना था, तो वो अपनी विक्ट्री शो कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, ये अगर ये बात करें। और देखिए एक बात हम पहले भी प्रोग्राम में कह चुके हैं, अभी तक इस सूरत हाल तक एक बहुत बड़ा जो ईरान का मसला था वो ये था कि ईरान एटम बम को इनरीच नहीं कर रहा था, एटम बम के लिए यूरेनियम को उस सतह तक इनरीच नहीं कर रहा था। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि खुद जो है वो फतवा मौजूद था कि एटम बम के हवाले से फतवा मौजूद था कि उसको नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अब अगर उस फतवे में तब्दीली आएगी और उसके बाद किया जाएगा, तो भी अब ईरान के अंदर ये बात आ रही है कि इस फतवे को तब्दील किया जाए और इसको कहा जाए कि भाई हम एटम बम लिया जा रहा है। तो अभी तक ईरान की बार बार की ये स्टेटमेंट सामने मौजूद थे कि जिसमें ईरान बार बार ये कह रहा था कि जनाब हमारे यहाँ तो आयतुल्लाह का फतवा मौजूद है, इसलिए हम एटम बम इनरीच नहीं करने वाला, तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। अब खुद ईरान के अंदर ये आवाज़ आना शुरू हो चुकी है कि जनाब अब आप एटम बम इनरीच करें और अटैक की तैयारी करें। नहीं तो अब होगा क्या नवाज़ साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है अगले, अगर मैं 48 घंटे का मंजरनामा आपसे जानना चाहूँ, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है कि जंग 2 दिन मज़ीद चलती रहेगी, या आपको लग रहा है कि ईरान कमज़ोर पड़ गया है या इजराइल वाले भागने वाले हैं, क्योंकि लेकिन वहाँ ज़ाहिर सुपर पावर साथ खड़ा हुआ है, फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, एक जो जंगी वजूहत का पहले मैं बता दूं, सबसे बड़ी वजह थी कि पूरी दुनिया बहुत तेज़ी से गाज़ा के साथ खड़ी हो गई थी और वेस्ट के लिए इतना मुश्किल हो गया था कि हर मुल्क ने अपने आप को गाज़ा से अलग कर दिया था कि हम गाज़ा के उसमें साथ नहीं है, बल्कि इसराइल तो रुका नहीं, इसराइल ने ये जंग खोल के वहाँ अभी तक उसकी कार्रवाई जारी है, लेकिन दुनिया की तवज्जो सारी की सारी ईरान की तरफ हो गई। अब अगले जो 48 घंटे की बात कर रहे हैं, देखें ना इसराइल अभी ऐसा थका है, ना ही ईरान के बाद मिसाइल ख़त्म हुए हैं। ये ऐसे ही जैसे ही वो अटैक करते हैं वैसे ही सायरन वहाँ भी बजने शुरू होते हैं, वैसे ही ये वहाँ से फायर कर देते हैं। और ये अगले 2 दिन भी मैं यही सूरत हाल देख रहा हूँ, अनटिल अनलेस कि अमेरिका बराह रास्त शामिल ना हो जाए। अमेरिका के जंग में, अटैक में बराह रास्त शामिल होने से जंग बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। फिर ये जंग ऐसी नहीं रहेगी जैसे आम और आप आज टीवी पे देख रहे हैं कि 4-6 इमारतें वहाँ तबाह हो गई, 4-6 इमारतें यहाँ तबाह हो गई, कुछ लोग वहाँ मर गए, थोड़े बहुत यहाँ मर गए, फिर वो जंग का नक्शा बहुत खूनी हो जाएगा। नवेद भाई ऐसी बात कर रहे हैं कि एक जो है वो शख्स डकैती मारे, चोरी करे और उसके बाद वो आकर ऐलान भी करे कि हाँ मैंने डकैती मारी है। अरे भाई ऐसा थोड़ी, तो सबको पता है कौन कर रहा है, मतलब इतनी आंखें तो बंद नहीं है ना, सबको मालूम है कौन पीछे खड़ा हुआ है, हम उधर से जाते हुए डरते हैं। भाई आप देख लेंगे फर्क जब हो जाएगा ना अमेरिका। अभी आप नहीं देख रहे, अल्लाह ना करे वो शामिल हो, मैंने बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है मेरी, आप कह रहे शामिल ना हो, अगर वो अटैक में शामिल हो गया अमेरिका पर आ रहा, तो मैं कह रहा हूँ शामिल है वो। अगर शामिल है तो फिर ईरान इतना ताकतवर है कि अमेरिका को भी मुंह दे रहा है, इसराइल को भी मुंह दे रहा है, फ्रांस को भी दे रहा है। सबसे अगर ईरान अकेला लड़ रहा है तो फिर तो बहुत बड़ी बात है यार। शवाहिद मौजूद हैं, सारे शवाहिद। अरे वो शवाहिद ऐसे ही मौजूद है जैसे पाकिस्तान पे इल्जाम है, पाकिस्तान ये दे रहा है, फला वो दे रहा है। क्या बात कर रहे हैं, वो मतलब आप पाकिस्तान को, कहा अमेरिका को, इजराइल के ताल्लुकात को शामिल कर रहे हैं। आप देखिए इसराइल को आयरन डोम किसने दिया है, 35 किसने दिया है, वो कह रहा हूँ दिफा में शामिल है। इस सब ट्रम्प की धमकियां किसको दे रहा है, अरे ये सब कौन कर रहा है? धमकियां दे रहा है ना। मेरी बात आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं कह रहा अगर जब अमेरिका बराह रास्त अटैक में शामिल हुआ तो नक्शा कुछ और होगा जो आप देखेंगे, वो ऐसा नहीं होगा जैसा भी हो रहा है इस वक्त। मंसूरी साहब, दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम है, इसराइल के साथ भी खड़े होने वाले बहुत सारे ममालिक हैं और ईरान के साथ भी खड़े होने वाले। क्या लग रहा है आपको, इसी तरह तकसीम ये चलती रहेगी या ये मज़ीद बढ़ेगी? देखिए अब पहले किसी ज़माने में बायपोलर थी दुनिया, यानी कि 2 हिस्सों में तकसीम थी। एक तरफ जो है वो कम्युनिस्ट यानी कि रशिया मौजूद था, एक तरफ कैपिटलिस्ट यानी अमेरिकन लॉबी मौजूद थी। उसके बाद सोवियत यूनियन के टूटने के बाद फिर मामला ये आ गया कि दुनिया यूनिपोलर हो गई थी और ये तस्वुर किया जा रहा था कि सिर्फ अमेरिका ही मौजूद है कि जो सारी चीज़ों को डिक्टेट कर रहा है। मगर अली इस वक्त जो है ना वो दुनिया बड़ी ही तकसीम है, और तकसीम का मतलब है कि ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बायपोलर हो चुकी है, 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक पोल नहीं बल्कि कई पोल्स काम कर रहे हैं। अगर आप इस वक्त चीन की पॉलिसी को देखिए तो उसके साथ खड़े रहने वाले मुल्क, वो जिसके साथ खड़ा रहता है वो बिल्कुल एक अलग लॉबी हो गई है। रशिया और चीन को एक तरफ से तस्वुर किया था, लेकिन रशिया की और चीन की बहुत सारे मामला अपने इख्तलाफात नज़र आते हैं। रशिया अलग स्ट्रेटजी की बुनियाद पर जा रहा है। यूरोप ख़ासतौर पर यूक्रेन के मामले के बाद और दीगर चीज़ों के बाद बिल्कुल अलग खड़ा हुआ नज़र आता है, अमेरिका से दूर दूर होता है, नेटो को वो उस तरीके से पोजीशन नहीं दे रहा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो आलमी ताकतें हैं वो एक सिंगल में पोलर नहीं कह सकता, यानी यूनिपोलर नहीं कह सकता, ये कई हिस्सों में तकसीम है। अब उसमें मफादात है।
क्या चीन बरह रास्त इस वक्त इस जंग का हिस्सा बन सकता है? नहीं, चीन तो कभी नहीं बनेगा ना, वो तो कभी नहीं बनेगा बन सकता ना। क्या रूस इसमें आ सकता है? देखिए, रूस का यूक्रेन के साथ बड़ा मामला है। रूस की तरफ अमेरिका का झुकाव, ट्रंप का झुकाव, खासतौर पर उसको यूक्रेन के अंदर अपनी कार्रवाई को मजीद बढ़ाने के लिए साजगार है। अगर वो अमेरिका के और खिलाफ इस वक्त जाता है और खुलकर अगर खिलाफ जाता है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे फिर ईरान के हवाले और ईरान की तरफ अगर वो आता है तो फिर यूक्रेन के मामले में भी अमेरिकन पॉलिसी तब्दील हो सकती है। तो ये बड़ी चीज़ें देखने वाली है कि हर मुल्क अपने अपने तौर पर देख रहा है कि वो किस तरफ जाएगा, किस मामला को किस तरीके से देखेगा। जुबैर साहब, भारत को किस तरह देख रहे हैं इस जंग के दौरान? क्योंकि ईरान भारत की तिजारत भी थी, सफारत भी थी, सहूलतकारी भी थी। ये मौका नहीं है, लेकिन बात तो की जाएगी कि ईरान में पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंडिया के लोगों को बड़ा समझा जाता था। हालांकि हम तो हमेशा ईरान के हक़ में रहे और कहा हमारा इस्लामी बिरादर मुल्क भी है, सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम भी इन्होंने किया। और लेकिन अब लगता है आपको कुछ चेंजिंग आएगी। और भारत का किरदार किस तरह देख रहे हैं? खामोशी तो है, बस पर्दा हम जानते हैं इसराइल के साथ है, लेकिन सामने खामोशी है। इसका क्या समझा जाए? देखिए, इस जंग का एक फायदा जो अगर पाकिस्तान को अगर आप कह सकते हैं अखलाकी तौर पर बिला वास्ता हुआ, वो ये है कि ईरानी कौम की और बाकी भी मुसलमान मुल्कों की आंखें खुल गई इंडिया के उस पर कि इंडिया क्या कहाँ खड़ा है। इंडिया आप बिल्कुल इसराइल के साथ खड़ा है। मोदी का नेतन्याहू को कॉल करना और बात करना ये बिल्कुल क्लियर है। और आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान के लिए और फ़ायदा होगा और इंडिया के लिए और नुकसान भी होगा। इंडिया के जो नुकसान की सीरीज चल रही है उसमें एक ये भी बड़ा वो है। और मैं नहीं समझता अब इंडिया दोबारा अपनी वो हैसियत कभी भी हासिल कर पाएगा जो इससे पहले थी, और ये अच्छा है पाकिस्तान के लिए। दूसरा, देखिए, इक़्तिसादी तौर पे इस जंग से ना पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है एज फार एज द बिजनेस कंसर्न। और अगर वो सूरत आई कि अमेरिका इन्वॉल्व हुआ या ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो अपना हुकूमत लाजमी बंद होगी और उससे जो दुनिया की पेट्रोल की कीमतों का जो तूफान आएगा ना, वो ऐसा होगा कि ना संभलने वाला होगा। अच्छा, पेट्रोल पे हम बात करते हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में तो बढ़ी पूरी दुनिया में बढ़ी। अब कहा जा रहा है कि मजीद बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरह की जंग चल रही है महंगा हो गया दुनिया में ना। हमारे यहाँ भी इस हवाले से बड़े नुकसान हो रहे हैं और बलूचिस्तान के रास्ते कुछ ना कुछ आ जाता था, वो मसला भी हो गया। मेरे मंजूरी साहब, फील्ड मार्शल सैयद हाफिज़ मुनीर अमेरिका में और वहाँ कम्युनिटी से ख़िताब किया। उन्होंने कहा जी, भारत से दहशतगर्दी पर बात होगी, जल्द दुनिया देखेगी कि कितनी अहम चीज़ें रूनुमा होंगी। और वहाँ फिर उन्होंने बताया कि जी हमारे निशाने पर 20 जहाज़ थे, हम चाहते तो 20 जहाज़ों को, भारतीयों को गिरा सकते थे, लेकिन हमने अखलाक की एक मयार कायम किया है। किस तरह देख रहे हैं आप इस दौरे को? क्योंकि बड़ा अहम दौरा करार दिया जा रहा है फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब की। देखिए अली, इस दौरे में जो सबसे अहम नुक्ता था वो अमरीकी आला हुक्काम से मुलाकात थी। उसमें ये भी कहा जा रहा था कि किस तरीके से उनकी मुलाकात होती है, और इत्तेफाक अब ये हो गया कि ये जंग चल रही है और वो मौजूद है, वो वहाँ मौजूद है। तो अब मामला सारा यह है कि उनकी अभी तक जो गुफ्तगू वहाँ पर है, सबकी नज़र वहाँ पर है। वो अब तो वो ज़ाहिर है, वो कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि वो जो उनका ख़िताब भी सामने आ रहा है, कुछ लोग वो वीडियो क्लिप भी दिखा रहे हैं कि जिसमें फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो हमारे वज़ीर दाखिला के साथ किसी जगह पर मौजूद हैं। वो मुख्तलिफ वीडियोज़ आ रही हैं, लेकिन असल जो मेरी निगाह है उसमें यह है कि इस वक्त जो वो मुलाकात हुई है वो किस सतह पर हुई है और उन मुलाकात के जो नताइज हैं वो क्या है, फैसले क्या हैं उसमें। जंग के हवाले से ईरान इसराइल क्या कोई किरदार अदा कर सकते हैं रुकवाने के लिए? पाकिस्तान एक बड़ा किरदार अदा कर सकता है। देखिए, एक बात बड़ी अहम है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सिर्फ ये ताल्लुकात इस वजह से नहीं है कि हम दोनों पड़ोसी हैं, ये इस वजह से नहीं है कि बहुत सारे मजहबी मामला दोनों ममालिक के साथ हैं, ये ना ही ये इस वजह से है कि बल्कि इन दोनों के जो इलाकाई मफादात हैं वो भी यकसा हैं। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ की बात करते हैं। तो पाकिस्तान और ईरान के हवाले से ये बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान बहुत सारी बातें वहाँ कर सकता है। आपको मालूम है कि ईरान के वैसे सफारती ताल्लुकात ज़ाहिर नहीं है और वो एक थर्ड अमेरिका के साथ जो है वो भी नहीं और थर्ड कंट्री के ज़रिए वो मामला करता है। पाकिस्तान ने माजी में भी इस तरह का किरदार अदा किया है। अब आप कह रहे हैं कि मैं ये बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान ये किरदार अदा कर सकता है, पाकिस्तान ईरान और इजराइल के दरमियान भी ये किरदार अदा कर सकता है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि इजराइल ने कई मौके पर ये बात कही है कि एक बयान उसका याद, एक बड़ा नेतन्याहू का स्टेटमेंट था सन 2011 का, कि जिसमें उसने ये कहा था कि पाकिस्तान, हमें दो ममालिक के एटम बम से ख़तरा है,
एक ईरान के एटम बम से, और अगर एक पाकिस्तान का एटम बम अगर तालिबान के पास आ जाए। लेकिन सन 2011 में के बाद जब उसने अभी 2021 में जब वो इंडिया 2021 या 2019 में शायद वो इंडिया के दौरे पर था, तो जब उससे कहा था कि यार वो इंडियन जो एक नमक मसाला डालते हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उसने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पाकिस्तान से हमारी कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान से हमारा कोई ऐसा मामला है नहीं, तो हम पाकिस्तान को उस अपने दुश्मन के तौर पर उस तरीके से नहीं देखते कि जिनके साथ हमारा डायरेक्ट बराह रास्त क्लैश हो। तो उन्होंने उस वक्त एक अलग मंत्र था। तो इजराइल, पाकिस्तान के अंदर इजराइल को अलग नज़रिए से देखा जाता है, इजराइल के अंदर पाकिस्तान को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। और अमेरिका इस वक्त ख़ास तौर पर आप ये देखिए कि पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है उस पर काफ़ी तकारीर में कह चुका है कि जनाब ये बहुत मजबूत क़यादत है, और वो मजबूत क़यादत किसकी तरफ इशारा कर रहा है वो भी हमें मालूम ज़ाहिर है। तो अच्छा जी, थोड़ा सा अब बात कर लें हम नेशनल पॉलिटिकल हवाले से, और आज की एक अहम खबर ये थी, और वो थी खान साहब के हवाले से। खान साहब ने आलमी हालात के बाइस एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी है, और ये भी कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहद होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को भी, लोगों को भी, और आलमी हालात चूँकि इसराइल और ईरान और दीगर जो कुछ हो रहा है दुनिया में, इसलिए मैं 2 हफ्तों के लिए अपनी जो तहरीक है, जो बाहर निकलना था और हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे करने थे खान साहब के हक़ में, तो वो मौखर कर दिए। किस तरह देख रहे हैं इसको आप? देखिए, बहुत अच्छा फैसला है, और अगर तहरीक शुरू होती तो शुरू होती ही नाकाम हो जाती हैं? यूँ के इस वक्त एक जंग लगी हुई है आपके बॉर्डर पे। अच्छा, आपको याद है मैंने इस बारे में क्या कहा था कि जुलाई के बाद ही आप सोचिएगा, याद है आपको मेरा स्टेटमेंट? और मैंने कब कहा था, ये कब कहा था? नवंबर में। ये कब इनका हुआ? ये आपको सही है। आपको वक्त उस वक्त पता था ईरान इसराइल जंग लड़ेंगे? अरे सर आप तो पीर है सर, कोई हाथ वो तो बात मुझे तो उसमें कोई शक ही नहीं। नहीं, तो ये वो तो कह रहे हैं, मैंने ये कह दिया था, लेकिन मैं जो अभी आप क्या कह रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद फिर खामोशी होगी? 2 हफ्ते मौखर करने का मतलब ये है कि तीसरे हफ्ते में हम देखेंगे खान साहब के लोग सड़कों पर? अगर आप मुझे कुछ कहने की इजाजत दें तो मैं कुछ जी फरमाइए। आपकी फरमाइश पे तो नहीं, मैं आपकी बातें बोलूँगा ना, नहीं भाई की बातें बिल्कुल करूँगा। ये तो पीर साहब हैं, ये तो बड़े पहुँचे में हैं। देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि जिस वक्त जंग लगी हुई हो, शदीद तरीन गर्मी 40-45 दर्जे हरारत छू रहा हो, बजट पे बहस हो रही हो, उस वक्त ये तहरीक बनती नहीं है, और अभी उनकी तैयारी भी पूरी तरीके से। आप ये कह रहे हैं कि तहरीकें होती हैं बड़े खूबसूरत माहौल में। तहरीक के लिए टाइम, मैंने क्या कहा था आपको? देखिए, तहरीक पुलिस वाले मुझे मार रहे हैं, याद आया आपको? सबर भी नहीं होता ना हमारे भाई से यार। पीर साहब थोड़ा सफर कर, याद आया मैंने क्या कहा था? मतलब बाहर का मौसम हो या हल्की ठंड हो, आप देखें गर्मी में पुलिस वाले हमें मार रहे हैं, ऐसे थोड़ी इंकलाब आएगा। आप अली ये देखें कि जब ये बोलते हैं, मैं किस तहम्मुल से सुनता हूँ, ये मेरी ट्रेनिंग, मेरी तरबियत है। अच्छा, आप चलिए, जो आप गुफ्तगू करें, आप गुफ्तगू करें। और जब हम बोलते हैं तो बीच में बताइए कहीं ना कहीं इनको जो है ना वो अच्छा, अभी देखते हैं कौन रिक्शा के निकलेगा। अगले अच्छा, टायर के लिए। अभी देखेंगे कौन मुझे पता निकलेगा। आप जिधर जाने के चक्कर में होंगे, बारे में आपको जाने नहीं दूंगा वहाँ। देखिए, हमेशा तहरीकें जो चलती हैं उसके मौसम होते हैं, कहीं सख्त सर्दी में तहरीक नहीं चलती, शदीद गर्मी में तहरीकें नहीं इनकलाब चलती। के लिए भी इसका मतलब है कि मौसम देखा जाता है। सर ये तो समझाएं जरा। इनकलाब तो बगौर उसके फ्रांस, इनकलाब है फ्रांस, इनकलाब है आपके ख्याल ईरान, में कोई इनकलाब लेकर आएंगे? चाइना, साल तहरीकें चली हैं। किसने निकाह गर्मी और सर्दी? ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ सर, कि बाहर के मौसम में होता है। इनकलाब आ रहा है आपके ख्याल? वही तो इनकलाब लाने वाले हैं ना। इनकलाब लाने वाले नहीं है, तहरीक चलाने की हाँ, बात हो रही है। ये- उन्होंने इनकलाब की बात ही नहीं की है, इनकलाब वाली पार्टी ही नहीं है, किस चीज पे इनकलाब अच्छा, लेकर इनकलाब आएंगे? वाली उन्होंने पार्टी। किया गया जो इनकलाब लाएंगे। अरे वो दावे करते हैं ना। दावे भी नहीं करे इनकलाब के भाई। अच्छा। ये तो तहरीक की बात कर रहे हैं, वो भी एक पॉइंट एजेंडा है कि खान को रिहा करो, और इनके पास कोई चीज है नहीं, तो उसके लिए साजगार माहौल दस्तयाब होगा। मेरे ख्याल में अगर ये जंग रुक गई तो बेहतरीन मौका, जुलाई के मिड से अगस्त के दिनों में बेहतरीन मौका होता है। लोग आज निकली 15 जुलाई से कहाँ तक सर? अगस्त का पूरा अगस्त, महीना, ये 15 वो से महीना 15 होता है। अगस्त, एक महीना दे दिया। ये वो टाइम होता है जो हर कोई चाहता है कि हम इस्लामाबाद जाएं और मरगला की पहाड़ी हो और बेहतरीन मौसम हो। आप मौसम भी अच्छा होगा। 15 जुलाई से 15 अगस्त पेस्ट गोई आ गई है। बेहतरीन टाइम होगा किसी भी तारीख के लिए। मैं ये बात पहले कह चुका हूँ, इनकी वजह से बोल रहे हैं, इन्होंने कहा था। तो ये नहीं, बात नहीं, मैं 8 महीने पहले जो बात कह चुका हूँ वो अब ये मौसम पर ला रहे हैं। देखिए, असल मामला इस मौसम का नहीं है। अगर मौसम उनके मफाद का हो ना, तो फिर 126 दिन भी आराम दे होते हैं। उसमें सख्त सर्दी हो, उसमें गर्मी हो, तो जब वहां का मौसम अच्छा नहीं है ना,
तो यहाँ का मौसम भी अच्छा नहीं है। पांचवा मौसम बहुत अहमियत रखता है। पांचवें मौसम की बात भी कर रहे हैं कि शहर इक़्तिदार का जो मौसम है 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा खान के लिए अच्छा होना, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये तो बजट पे डिपेंड करता है ना कि बजट किस तरह पास होता है, बजट के पास होने में अच्छा नहीं, क्या पहले मैं तकलीफ इनसे होती है। पूछूं, अनिस मंजूर मगर यार हाल रात फिलहाल के ये- 22 तहरीक मुलतवी की है, खान साहब ने मौखर की है और वो कह रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान को मुत्तहद होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? पर मसला सारा ये है कि इस वक्त तंजीमी स्ट्रक्चर इंतहा दर्जे पर बुरा हुआ है। मॉरली पाक इंडिया जंग के बाद ये उस पोजीशन में ही नहीं है कि कोई इस तरह का कर सके। मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। स्टैंड नहीं कर सकते। इन्होंने जो अभी कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की और इस वक्त जो फील्ड मार्शल साहब अमेरिका के दौरे पर थे उस वक्त भी इन्होंने इनका रवैया इतना मुनासिब नहीं था, बहुत ही गलत तो अब उनसे जो गुफ्तगू का मामला है वो नहीं हो रहा है। कुछ लोग ये कहेंगे कि इसलिए किया है कि शायद इनके दरमियान कोई बातचीत चल रही है, ये भी अभी आप थोड़े दिनों में देखिएगा ये भी शुरू हो जाएगा। ये इसलिए अच्छा। कि ये इतना क्योंकि कुछ माहौल चल रहा है, कुछ बातचीत हो रही है, आप देखिएगा बस अभी कुछ नजर आ जाएगा। मेरे भाई से ग्राउंड रियलिटी नहीं है। एक आवाम का चार्ज मोमेंटम होता है, उस मोमेंटम के वक्त उसको फ़ायदा लिया जाता है, या फिर आपके पास ये हो कि मोमेंटम ना भी हो तो आपके पास आशीर्वाद हो, फिर आप माहौल बनाना शुरू करते दोनों हैं। चीज़ें नहीं है। तमाम चीज़ें नहीं है। दोनों चीज़ें नहीं है जी। और अब थोड़ा सा बात हम ये भी कर लें बजट के हवाले से कि बजट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहिस्ता 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 टेम्परेचर इतने ऊपर ले आई है कि अब बहुत सारे लोग सवाल उठाना शुरू कर दिए बहुत सारे लोगों ने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद में मज़ीद रहेगी भी नहीं, क्योंकि जिस तरह बजट की खामियां, इतनी खामियां तो पीटीआई ने नहीं गिनवाई जितने पीपल्स पार्टी वाले गिनवा रहे हैं। वो सैनिटर्स हों, वो एमएनएज हों, वो शादिया मरी हों, वो साजिद तवान साहब हों, वो मांडवी वाला साहब हों, वो वज़ीर आला साहब क्यों ना हो सिंध के, वो इतनी खामियां उन्होंने गिनवा दी हैं कि अवाम दोस्त बजट कहाँ से हो गया, इसमें क्या रखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं। और उल्टा सिंध के साथ तो बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, कराची के साथ भी ज़्यादती कर दी उन्होंने। तो अब लग ये रहा है आप, क्योंकि आप हमारे दुबई साहब ने तो खैर 5-6 चीज़ें कही थी कि पीस पार्टी बनवाएगी और बजट में वोट दे देगी, लेकिन उन्होंने तो 5-6 नहीं, वो तो सर 20-25 तक बात पहुँचा दी। जी जी जी, देखिए मैंने आपसे कहा था ना ये बजट इस तरह कभी पास नहीं हो सकता। मेरे भाई तो कहते हैं बस वहीं जो यूं साइन करेंगे हो जाएगा, ये वक्त बताएगा, उस दिन का मैं इंतजार करूंगा जिस दिन ये बजट पास हो। कि मेरे भाई उस दिन आते भी हैं कि शायद छुट्टी कर जाएंगे। बहरहाल देखिए ये यानी मंजूर साहब को लगता है कि ये कुछ भी स्टाइल बता चुका साइन करने का, भी बताएंगे मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ वो जो 4-5 चीजें जो इन्होंने कही है ना उस पर तो कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ सोलर पे जो, होगा। अरे भाई देखिए कुछ और मामला पे एक हल्का सा नोक पर सवारी जाएगी और जो बाकी जितने लोग याद रखिएगा, अगर- लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर ये लोग सब खड़े होकर आए ना करे तो आप मुझे कह दीजिएगा, और अगर करें तो मुझे कह दीजिएगा, और मेरी चीजें नोट कर लें। खाली सोलर नहीं है मेरा, गरीबों की जो तनख्वाहें हैं, जो गरीबों की कम से कम उजरत है वो बढ़ेगी, पेंशन पे वो जो कट लगाया है उनको मरने का जो बोल रहे हैं 10 साल बाद वो खत्म हो जाएगा। अल्लाह भला करे सरकारी मुलाजिम पे उसका होगा, रात पे होगा। ये जो टैक्स सोलर पे लगाया है, पानी पे लगाया है, ये सारी चीजें खत्म होगी। सिंध को जो उसका बजट का कम हिस्सा दिया वो देंगे, वो उनको वो देना पड़ेगा, कराची के लिए बढ़ेगा, K4 का बढ़ेगा, ये सब माशाल्लाह। चीजें होंगी होंगी। माशाल्लाह। इसके बगैर ये बजट पास अगर हो बात गया दुरुस्त है आपकी, ये हो जाए तो क्या बात है। आपको लगता है इस वरना तरह ये बजट जो है ना बहुत ही एक कोई बे से बाजवा हो जाएगा। भाजपा का आ रहे हैं वज़ीर आज़म। बे से आप बजट बताएं। देखिए मेरे बे से भाई, बाजवा ना हो जाए। खालिद का एक बड़ा मशहूर शेर है अच्छा कौन सा? कि जानता हूँ जन्नत की हकीकत लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और ये जिस जन्नत, जिस यूटोपियन जगह की बात कर रहे हैं ना कि जनाब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये बजट यूं आ जाएगा, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हो जाएगा। बिलावल मुल्क में वापस आ गए हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के नफ्स पे हाथ है उनका, जमहूरियत पसंद हैं, नौजवान लीडर है, मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म है। और इस बजट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत पुरानी जमात है, 8-10 चीज़ें जो उन्होंने गिनवाई ये भी, और जो जो चीज़ें उनकी पार्टी वाले बोल रहे हैं उनके साथ वो खड़े हो जाएंगे। CEC का इजलास बुलाया जाएगा, उसमें मशवरे होंगे और जो वो कहेंगे वो करेंगे। सर कहने में क्या हर्ज है? आपको नहीं लगता ऐसा होगा? उन्हें दीजिए बस, आँख क्या है सुन, देखें मेरी बात समझिए। नहीं तो आपको क्यों लग रहा है कि अवाम के जज्बात से खेल लिया इस बजट ने और फिर भी पीपल्स पार्टी मान जाएगी? देखिए हमेशा ऐसा ही होता हुआ है ना सर, हमेशा ऐसा होता हुआ है ना। भाई, अभी क्या आपका जो सिंध हुकूमत का बजट है, सही है, जहां आप की बात कर रहे हैं उस बजट को उठा के देख लीजिए, उसमें कराची के देखिए उसमें पीपल्स पार्टी को किसी के वोट की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद मजदूरों की कम से कम उजरत 5,000 बढ़ाई है, सरकारी मुलाजमी की तनख्वाह 15 बढ़ाई है। इसके अलावा कोई नया टैक्स, बजाय 5 टैक्स खत्म कर दिए हैं
रिकॉर्ड आप एजुकेशन पे बढ़ाया कराची है, का- सेहत पे बढ़ाया है, कराची के लिए तरक्याती कामों का बजट बढ़ाया है। आपको कराची आप का उसपे दर्द ज्यादा है है, क्या? कराची का दर्द आपको ज्यादा होता है, वो तो जिनको दर्द होता है आप बताइए उनको जरा दर्द ये नहीं हो बातें रहा। दुरुस्त हैं या नहीं है? वो यूटोपियन सही है। 10 साल में हमने यूं कर दिया, हमने वहां पर भी यूटोपियन के बस हमारे कहने से इनकलाब आ जाएगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध तो वाले जो बजट जो हुआ- काम करेगी, हमारे मोअज़्ज़ज़ नवेद भाई ये समझेंगे कि ये तो सब कुछ ठीक है, यानी उधर भी उनको ठीक है, इधर भी वो ठीक है। मतलब नहीं, उधर तो बोल रहे हैं ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं वो तो बजट हो ही नहीं नहीं, सकता। उधर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ठीक तस्वुर कर रहे हैं ना, और यहाँ इधर भी भी पाकिस्तान मेरे- पीपल्स पार्टी का एक दो- मौक़िफ़ ठीक है। यहाँ अच्छा भी मुझे ये मेरे बताइए, हैं अच्छा एक मुझे दो। ये बताइए, 10 साल हो चुके इस इनको इस वजीर आला को बजट हुकूमत को तो देते चौथी हुए। हुकूमत है। हाँ सही ना। अगर आप हुकूमत को देखिए, 17 साल हो चुके, 17 साल में मैं आपको फिर ओपन चैलेंज देता हूँ कि आप मुझे कराची की कोई एक दुरुस्त सड़क बता सर, दीजिए, सर, आप बात मुझे करें, कोई आप एक सर ना दुरुस्त झुकाएं आप। स्कूल मैं आपको कल की ये बात सुनते बताऊं, सर झुका दिया आपने। मैं अली आपको कल की बात बताता हूँ। कल हमने एक सर्वे किया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, जो सरकारी स्कूल हैं मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर। आपको हैरत होगी कि वहाँ पर कहीं पर तो पानी पीने का इंतज़ाम ही नहीं है, और कहीं पर ना कूलर है ना कुछ है, अगर कहीं एक कूलर लगा हुआ है तो वो भी ख़राब है। ये 17 साल की हुकूमत का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, जिसे सबसे ज़्यादा एक बजट भी पूरे दिया गया, आसिम साहब मौजूद सिंध हैं के अंदर तस्वर किया था। अब आप चले जाइए सिंध के इलाकों में, लाड़काना में चले जाएं, नवाबशाह चले जाएं, मीरपुर खास चले जाएं, 10 अरब रखे हैं। आप वहां जाकर एक बात अंदाजा कीजिए कि वहां के स्कूलों का निज़ाम क्या मौजूद है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं, इस हुकूमत को 17 साल हो चुके हैं, और आप ये कहते हैं कि इन्होंने सिंध का बजट बहुत अच्छा दिया है। मैं कह रहा हूं 17 साल में आप मुझे एक कारकर्दगी बता दीजिए, एक कारकर्दगी बता गिनवाएं दीजिए। ना, बसें आज बसें, आज वजीर आला, NICVT, आज वजीर आला क्या कर रहे हैं सर आप? आज- तो कितनी फिर- दफा इनको गिनवा चुके हैं, इनकी सुई बताएं निकल जरा। गई है, नाम ये मैं ना मानू है, मैं क्या आज करूं, मैं ना वजीर मानूं। आला सिंध वहां बैठे हुए थे, आज वजीर आला सिंध अगर ये साहब के खामोशी- सामने, आज ये खामोश होंगे तो बोलो। वजीर आला सिंध साहब ने वहाँ बैठे हुए थे, सईद गनी साहब उनके बराबर में बैठे हुए थे, और उनके साथ बैठे हुए थे शजीना मेमन साहब भी, सारे वुज़रा वहाँ मौजूद थे। और वहाँ पर खुद जो है वो जो डेटा सामने आ रहा था, वहाँ जो लोग जो अपोजिशन वाले बात कर रहे थे, एक तो उनको बात नहीं करने दी जा रही थी, और फिर अगर वो बात कर भी रहे तो बता रहे थे कि जनाब ये तो देखिए कि आप मुझे एक जगह का बता दीजिए। और उनका एक बड़ी बात है, वो कह रहे थे कि अच्छा आपने जब इतना अच्छा है, जब आसिफ अददारी साहब को कोविड हुआ तो एक साहब ने पूछा उधर, तो वो किसी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर क्यों नहीं गए? एक साहब ने एक सवाल पूछा, एक अपोजिशन के रहनुमा ने। फिर उन्होंने पूछा कि एक एमपीए को, अगर आप ये कह रहे हैं कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो एक एमपी है, उस एमपी की तबीयत खराब हुई तो अभी वो ट्रीटमेंट करवाने दादू से बाहर ताल्लुक क्यों गए? एक सवाल है ना, 7 तो करोड़ आप 8 करोड़ दे दिए। सवाल यही है ना। तो आप जब ये बताइए कि जब आपने वो यहाँ फैसिलिटीज क्यों इलाज नहीं दी, करा रहा, बाहर क्यों जा रहा तो है? आपने फैसिलिटीज दी, आप वहाँ बाहर क्यों जा रहे हैं? एक तस्वुर तो सर, करें। जवाब दीजिए आप। तो फिर आप एजुकेशन की बात करते हैं, हो जाते आप हैं। एजुकेशन की बात करते हैं, वजीर आला सिंध के बच्चे यहाँ नहीं, एक और बड़े वजीर के बच्चे यहाँ नहीं, एक और बड़े वजीर के बच्चे यहाँ नहीं, जिसके बच्चे देखो बाहर पढ़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमने एजुकेशन का सिस्टम ऐसा कर दिया 17 साल में कि दुनिया भर से लोग पढ़ने आ रहे हैं। क्या मजाक है यार, हो गया। अभी तो बहुत बाकी है। अगर कर लें, सिर्फ पूरा- 17 साल पूरा 17 कर साल लें। को आप 17 साल को आप मेरे 17 को पहले सेकंड में पूरा करना कर चाह लें। रहे हैं। आप बताएं, अगर बताएं। 17 साल की कारकर्दगी बताने बैठूंगा ना, तो शायद यहाँ पर मैं वो अक्सर एक जुमला होता है ना, इन्होंने सबसे कि- पहला जो चैलेंज किया वो ये किया है कि चंद अच्छे प्रोजेक्ट्स तो कम से कम बता दें अगर आपके इल्म में हैं। देखिए, सेहत से बात स्टार्ट करते हैं। आज पंजाब से लोग, पूरे पाकिस्तान से लोग सिंध में इलाज कराने आ रहे हैं, ना खाली कराची, गंबट, नवाबशाह, हर जगह ऐसे हॉस्पिटल हैं और ऐसी चीज़ें हैं, वो इलाज हो रहा है जो दुनिया के जदीद तरीन मुल्कों अच्छा में कितने लोग आए जरा डेटा बताए ना, होता है। डेटा बता दें। मेरे पास नहीं ऐसे तो बात डेटा करते दिया मैं दे देता हूँ डेटा आपको। वज़ीर सेहत ने मैं दिया आपको था। 10.5 करोड़ 13.5 करोड़ की आबादी है। हजारों लोग अरे पंजाब भाई, से, हर हजारों। तरीके से पंजाब की यहाँ पर आबादी आए हैं। 13.5 करोड़। और आज पंजाब में NICVT बना के दे रहे हैं ये। इसके अलावा एक और वो हमारा जो है डॉक्टर अदीब वाला SIUT, ये सब पंजाब में जा रहे हैं, कुछ है तो जा रहे हैं ना यार। बाकी आप बात देखिए, मैं इस बात का हामी हूँ कि सेहत की हो गई, तालीम पे आ जाएं। देखिए सेहत पे, तालीम पे, रोडों पे बहुत ज्यादा काम होना बाकी है, बेहतरी की बहुत ज्यादा गुंजाइश है जो करनी चाहिए, लेकिन हुआ है नहीं। जो और उन्होंने नहीं की। 36 साल 17 साल ये 36 लेकिन साल और लगा लें, फिर बेहतरी- भी तकरीर यही होगी। एक तो इनकी आदत से मजबूर है। बताएं इस ना, आप तरह भी नहीं बोले बोल ना, सकता। क्यों नहीं मैं- बोल सकते आप? 17 साल और टाइम अगर चाहिए। इनकी- कराची वाले हैं, दिल ये- जले हैं, कराची में कुछ नहीं हो रहा बोलेंगे, आप भी कराची अरे मैं के पूरे हैं, सिंध का दिल लेकिन आप जला खामोश हैं। ना, नवाबशाह ना लड़काना ना कहीं पर भी कुछ आप बताइए बताएं ना, मुझे। है तो देखिए देखिए
सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह नहीं खेले। यार ये इनको चुप कराची कराएंगे में जज्बाती हैं। इनके मुझसे ज्यादा जज्बाती नहीं है कराची के लिए। जितनी आवाज मैं उठाता हूँ कराची के लिए, आप में से कोई नहीं उठा सकता। आप लोगों की तो बहुत सारी मजबूरी है, मेरी तो कोई मजबूरी भी नहीं है और मैं खुल के बोलता हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा गुंजाइश बाकी है, बहुत ज्यादा काम होना चाहिए, कराची का बजट बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं इनकी तरह नहीं कह रहा हूँ कि भाई कुछ भी नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है। बता देना 2-3 मेगा प्रोजेक्ट। किस उसमें बताया आप? देखिए बसेस का, आप बसेस का जो आया है, ये बसेस आप किस क्या हालत है शहर बसेस का। देखो अली, आपने सफर नहीं किया, मैंने सफर किया। मेरे जानने वाले मेरे स्टाफ आते हैं उस बस में, एयर कंडीशन बस में, मेरी बहनें आती हैं, उनको पता है कि किस तरीके से वो सफर करते हैं और पहले कैसे करते थे। तो बसें हो गई जो 100-200-400 आई जो मेगा प्रोजेक्ट, और मैंने आपको सेहत का बताया। अब आप आ जाते हैं एजुकेशन की तरफ। IBA, पहले IBA यहाँ का एक होता था, लोग पूरे मुश्किल से यहाँ पे IBA रख लेते हैं। आज IBA शक्कर है, IBA दादू, IBA लड़खाना, IBA का चिराग वहाँ तक। अच्छी तालीम वहाँ पर, देखिए तालीम अच्छी, अब इस IBA के टक्कर में तो नहीं, लेकिन कम से कम खुला है, लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ बेहतर तालीम है। अगर कुछ उसमें स्टूडेंट ना आए हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा काम किया है, एक अच्छा खोला है। और PIB लॉ कॉलेज दादू में बहुत अच्छा खोला है, मगर मैं कह रहा हूँ बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। और ये आप ये देखें, भले प्राइवेट पार्टनरशिप में हो, शायर भुट्टो हो, ये अभी कोरंगी का ओवरहेड हो, लूट लिया फैमिली को भी बात कर रहे हैं। देखिए वो लॉ एंड ऑर्डर की बात तो मैं सबसे ज्यादा जीतता हूँ पुलिस पे, कि जितनी पुलिस की गलत काम है, पुलिस की वजह से सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी जो बदनाम हो रही है, वो पुलिस ना कंट्रोल पे। अगर पुलिस पे कंट्रोल कर लेंगे, आधी बदनामी उनकी खत्म हो जाएगी। आप बहुत अच्छी शाहरा दे दें, एयर कंडीशन बसें दे दें, आप स्कूल एयर कंडीशन दे दें, लेकिन सड़क पर लोग लूट रहे होंगे, कोई भी नहीं बोलेगा सिंध गवर्नमेंट अच्छी है। सबसे पहले पुलिस पे इनकी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों को हटाना चाहिए और यहाँ के मुकामी पुलिस को मुकामी जगह पर लगाना चाहिए। अच्छा, 17 साल में पानी की बात नहीं कर रहे हैं, क्या दिया पानी कराची को? अभी तो 17 साल की बाकी चीजें रह गई है। मुझे भी 17 साल का हिसाब देने वाला नहीं हूँ, ये हिसाब करें आप। नहीं, आपने 17 साल में पानी के एक आध बूंद का इजाफा जो हुआ है उसका बता दें, हुआ है कोई? नहीं, K4 बन रहा है, पता नहीं अगले 10 साल में भी नहीं बनता। वफाक पे जिम्मेदारी है। अब आइए 17, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्होंने 4-5 चीज़ें बताई। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जनाब यहाँ तो जो एजुकेशन का सिस्टम है वो IBA यहाँ खुल गया, IBA वहाँ खुल गया। मेरे भाई जब ये हुकूमत 2008 में आई थी, 49,000 यहाँ सरकारी स्कूल थे, जिनमें से तादाद रह गई है 44,000 की ऑफिशियली। वो सर गोश्त है ना, बंद कर दिए। अच्छा, बंद कर दिए ना, तो बाकी सब स्कूलों की भी मैं आपको कहानी बताता हूँ। क्या है उन सब जगहों पर जो इस वक्त प्राइवेट फ्री किताबें दे रहे हैं, फ्री किताबें, और उसका भी स्कैंडल है ना, वो पता करें ना, वो पता करें कहाँ छप रही है, कहाँ छप रही है, कितने अरब रुपए की छपी है, वो भी तो पता, वो भी तो एक बड़ा लंबा चौड़ा है ना, उसका टेंडर कैसे हुआ है, कितने अरब रुपए की वो छपी है, वो एक अलग कहानी है। फिर ये कह रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ अच्छा हो गया और एजुकेशन का सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतर इसलिए हो गया क्योंकि IBA वहाँ पर खोल दिया। मेरे भाई मुझे बताइए, कराची एक शहर है जिसकी आबादी करीबन 3 करोड़ के करीब है। यहाँ पर कुल 2 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, एक NAD यूनिवर्सिटी और एक दाऊद इंजीनियरिंग। तीसरी का नाम आप मुझे बता सकते हैं? और जिनमें कुल तलबा की तादाद 1000 जो कराची के एडमिशन होते हैं, यानी कि 3 करोड़ की आबादी के लिए आपके पास इंजीनियरिंग के लिए टोटल कितनी गुंजाइश है? 2। सही है, 1000 लोगों की। आप यहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, 17 साल आपको हो चुके हैं, 2 यूनिवर्सिटीज मेडिकल्स की आपके पास यहाँ मौजूद है। ये 3 आप समझ लीजिए, वैसे 3 एडमिशन आप यहाँ पर देते हैं, डॉ में दे देते हैं आप SM इसमें सिंध मुस्लिम इसमें सिंध जुनावी में दे देते हैं, और उसके बाद आपके पास रह जाता है KMDC का। टोटल एडमिशन की तादाद कितनी है? 1100। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपने यहाँ पर हाई एजुकेशन से लेकर लोअर एजुकेशन में 17 साल में आपने काम क्या किया है? मुझे बताइए ना कि आपके पास क्या यहाँ से स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए नहीं चाहते? यहाँ पर आपने ओपन वो दे दिया, आपकी कोई पॉलिसी नहीं है कि आपने यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज को प्राइवेट दे दिया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसके बाद अब बच्चे कहाँ जाए? और जो प्राइवेट है उनकी तनख्वाहें, उनकी फीसेस क्या है? 20-20 लाख रुपया सेमेस्टर, 20-20 लाख रुपए सेमेस्टर, और आपने उनको खुली छूट दे दी। यहां तक कि कौमी असेंबली के अंदर जब इस बारे में बात होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश रहती है, माजरत करती है, MQM खामोश रहती है कि इनकी फीसेस कम की जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अगर सिर्फ डेटा उठाकर देखेंगे ना, मैं ये बात है नहीं कि हाँ भाई ये अच्छा काम हो गया, ये खुल गया, भाई डेटा तो बताइए आपके क्या कहा। बसेस आ गई हैं, 3 करोड़ की आबादी के लिए 100 बसेस भी कुल्ली तौर पर काम नहीं कर रही है। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए अगर 100 बसेस काम कर रही हो इस पूरे शहर के लिए। लेकिन ये जो देखिए, एक पिंक जो टैक्सी सर्विस, पिंक स्कूटर बच्चों के लिए तो दुनिया में भी नहीं है जो इन्होंने इतना अच्छा काम किया।
देखिए यार, मैं तनकीद करना बड़ा आसान है किसी पे, अगर मैं तनकीद करने आऊँ उस तरह बैठ के इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन ये 900 बच्चों का लियारी मेडिकल यूनिवर्सिटी को खा जाते हैं, बैठ के खा जाते हैं। नॉर्थ आजाबाद में भी सरकारी उधर है, कौन सी मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कौन सी, लंडी कोदर के पास जो है मेडिकल, उसमें मेडिकल भी है, डेंटिस्ट भी है और चीज़ें। इसके अलावा देखिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, बननी चाहिए, और प्राइवेट भी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। जब ज़्यादा होंगी, कंपटीशन होगा तो ही फीस कम होंगी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आइडियल सिचुएशन है, बुरी है भाई। 17 साल बहुत होते हैं, 17 साल बहुत होते हैं। अच्छा, आइडियल सिचुएशन के लिए कितने साल की हुकूमत होनी चाहिए ये बता दें। देखिए मैं आपको अगर सीरियस नोट में से बात करें सर, प्रोग्राम कराची को सीरियस ही कह रहे हैं, 17 साल बहुत होते हैं। देखिए जब तक आपको बजट नहीं मिलेगा, इस बार भी 400 कुछ अरब कम मिला है, पिछले साल का भी 112 अरब रुपए, वो नहीं है। मेगा प्रोजेक्ट सारे लाहौर के लिए होते हैं या पेशावर के लिए होते हैं या और जगहों के लिए होते हैं। यहाँ कराची नजर नहीं आता मरकज वालों को। जब तक यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ से खाली पे बैक लेते रहेंगे तो ये तबाही होता रहेगा। ये उस गाय की तरह हो जाएगा जिसका आप दूध निकाले जाएंगे, कमजोरी होगी ना, वही हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ उसका चारा तो खिलाओ जितना उसको है। मैं कभी भी वो नहीं करता, मैं हमेशा कह रहा हूँ बेहतरी गुंजाइश है, लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसा ये सुनारियों खींच देते हैं कि जनाब ये है वो है, ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूलों के लिए भी मैंने इधर बैठ के बोला है। भाई माजरत के साथ आप कराची में से लेकर लाड़काना तक जाएं और किसी भी आम शहरी से पूछ लीजिए, जाइए आप। मैं आपको कहता हूं कि मुझे छोड़ दीजिए, आप आम आदमी से पूछ लीजिए कि वो सिंध हुकूमत के मुतालिक क्या राय रखता है और उसको क्या फैसिलिटीज मिली है। मतलब आप मुझे तो छोड़ ही दीजिए ना, आप यहाँ से सफर शुरू कीजिए और लाड़काना तक चले जाइए, जाकर किसी से भी पूछ लीजिए। फिर भी वोट हर साल हर इलेक्शन में वोट बढ़ जाते हैं, पीएस पार्टी की सीटें बढ़ती रहती हैं। एमक्यूएम को उसका कायद को छोड़ दिया, एमक्यूएम ने सब कुछ छोड़ दिया, उसको वोट मिले और जीत गई वो। अब आप ये बोलेंगे कि किस तरह से? मैं बोलूंगा नहीं, आपने खुद ही बोल दिया। मैं एक बात कर रहा हूँ, आप जो बात कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, यार इलेक्शन जीतना इज अ डिफरेंट फिनोमिना। अवाम को क्या सहूलत मिली इज अ डिफरेंट थिंग। इलेक्शन जीतने के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि जनाब ये वफाकी हुकूमत भी ठीक नहीं बनी, आपके 2018 की हुकूमत भी ठीक नहीं बनी। देखिए मैं कोई हुकूमत के इंतजाम की बात कर रहा हूँ, हुकूमत क्या दे रही है। ना तो मैं सिंध गवर्नमेंट का तर्जुमान हूँ, ना ही उनका स्पोक्समैन हूँ, दर्जनों हैं। चले जी, उनसे पूछे यार। सर जाते जाते वक्त की किल्लत है, जाते जाते खबर शामिल करेंगे। और ये आजकल बड़ी बहस हो रही है एक बात पर, इस पर जवाब भी दिया है समीना पीरज़ादा और मारूफ अदाकार हैं। एक जुमला था कि जी औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। पानी पी लें सर आप, ताकि आप ज़ाहिर ख़वातीन की गुफ्तगू है तो एंटरटेनमेंट का जवाब यहाँ से स्टार्ट होता है। नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं है सर, बड़ा सीरियस टॉपिक है। हाँ, खातून एंटरटेनमेंट की। सर औरत की कमाई में बरकत नहीं होती, ये जुमला आया जिस पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, और इसमें सच्चाई है या ऐसी बात कर दी है? क्योंकि समीना पीरज़ादा तो कह रही हैं यार ये देखिए ये बहुत ही बकवास बात है और कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। आप घर से नहीं पूछें, आप खुद बताइए जनाब, ये बड़ी इजाज़त देते हैं। देखिए मुझे एक बात ये बताइए आप, ये जो कमाई होती है, नोट जो होता है, मैं फिर मैं मजाक करना चाह रहा हूँ, उस पर कोई नाम लिखा हुआ होता है कि ये औरत के हाथ से आया है, ये मर्द के हाथ से बना है, उसमें कोई वो लिखा हुआ होता है? क्योंकि कहतगार ने कहा था कि जी ये बरकत नहीं होती, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी ये बात गलत है। और मेरा एक सवाल मर्द क्या सोचते हैं इस हवाले से? मेरा एक सवाल है कि देखिए कमाई होती है, ठीक है, और दूसरी बात इसके खर्च करने वाले पर होता है कि वो उसको किस तरीके से खर्च करता है। नहीं, आप इस बात को गलत करार दे रहे हैं। मैं बिल्कुल गलत, 100% गलत करार दे रहा हूँ। और मेरा ख्याल ये है कि एक जो औरतें हैं वो अगर घर का बजट चलाती हैं तो उनका चलाने का निज़ाम एक मुख्तलिफ होता है। हर एक बजट चलाना नहीं, बात हो रही है औरत की कमाई। मैं कमाई की बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से अगर वो औरत कमा दी और कमा कर अगर खर्च करती है तो वो एक अपने तरीके से खर्च कर सकती है, अपने तौर पर बेहतर देख सकती है। मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं समझता कि यार इस कमाई का कोई फ़र्क होता है कि यार ये कमाई कौन सी होती है। 200% ये बिल्कुल गलत बयान है। औरत की कमाई में बरकत मैं मान ही नहीं सकता। एक तो पहली बात के नोट पर कागज़ की तस्वीर होती है, किसी की नहीं होती, कहाँ से? मैं तो बल्कि उसको बोलूँगा मर्द की कमाई से ज़्यादा अगर कोई औरत कमा के ला रही है, औरत बड़ी किफ़ायतशार होती है। जो मेनली मैं बहुत बड़े एलिट क्लास की औरतों की बातें नहीं कर रहा, मैं मिडिल क्लास की औरतों को ही काम की जरूरत होती है। खैर अब तो बड़े घराने में भी करनी होती है, तो वो बहुत ही संभाल के और सही जगह खर्च करती हैं और किफ़ायतशारी के लिए भी। और जब खाली अगर एक मर्द भी कमाने वाला होता है तो औरत जो कुछ भी बचत करके रखती है वो उसके पैसे बड़े कीमती होते हैं जिसमें वो उसको खर्च करती है। तो मैं इस बात के बिल्कुल इसको मुस्तरद करता हूँ। मुस्तरद करते हैं जी, दोनों एक पेज पर हैं आप ख़वातीन के हवाले से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और हमेशा की तरह ज़ाहिर एक पेज पर रहिएगा।
ख़वातीन के हवाले से आप दोनों रहते भी हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त, मिलने के बाद।